का अपना जो टॉपिक है बेटा वो है सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन से स्टार्ट करें अगर, तो लेट से मेरे पास में एक सर्कल है बेटा। इस सर्कल में लेट से ये तीन लोकेशंस हैं। अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है ए बी सी, और मैं तुमसे बोलूँ कि इनको अरेंज करना है इस सर्कल पे, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अरेंजिंग दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स अराउंड सर्कल, ऑब्जेक्ट्स अराउंड सर्कल। तो देखो बेटा इसमें 3 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा अराउंड सर्कल, इसमें एक्चुअली आंसर आता है 2 फैक्टोरियल। अब उसका रीजन क्या है वो समझाता हूँ बेटा। देखो पहले अगर लीनियर अरेंजमेंट देखें अपन, लीनियर अरेंजमेंट्स क्या क्या होंगे, ए बी सी, ए सी बी, उसके बाद बी ए सी, बी सी ए, उसके बाद क्या आएगा बेटा सी ए बी, सी बी ए, ये आएगा ना अपने पास में। अगर इन 6 के 6 लीनियर अरेंजमेंट्स को सर्कल पे प्लॉट करें, देखो बेटा सर्कल पे अगर प्लॉट करोगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये आएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला होगा उसमें देखो ए के बाद सी, सी के बाद बी। इसी तरीके से थर्ड नंबर वाला देखो बेटा बी के बाद ए के बाद सी। इसके बाद में फोर्थ नंबर वाला देखो बेटा बी के बाद सी के बाद में ए। इसी तरीके से फिफ्थ नंबर वाला देखो बेटा सी के बाद ए के बाद बी। इसी तरीके से ये वाला देखो बेटा क्या आएगा सी के बाद बी के बाद ए। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, ऑब्जर्व करने पे देखो यहाँ पे जो लिखा है ए के बाद बी के बाद सी आ रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ए के बाद बी के बाद सी आ रहा है, और यहाँ पे देखो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें नहीं आ रहा बेटा, ठीक है ना। ए के बाद बी के बाद सी कौन से में हो रहा है, इसमें आ रहा है बेटा। अब ये तो हो गया बेटा ए के बाद बी के बाद सी। इनमें देखो इधर वालों में अगर इसमें देखो तो ए के बाद सी के बाद बी। अगर इसमें देखोगे ए के बाद सी के बाद बी। इसी तरीके से इसमें देखो ए के बाद सी के बाद बी। तो कुल मिला के सर्कल पे दो ही वैरायटी मिल रही है। या तो सर्कल में ये पैटर्न मिल रहा है कि ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है बेटा, या फिर एक पैटर्न ये मिल रहा है कि ए के बाद सी आ जाए और सी के बाद बी आ जाए। तो कुल मिला के अपने पास दो पैटर्न मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सर्कुलर अरेंजमेंट कितने हो गए बेटा, दो हो गए। अब ये दो आंसर जनरेट कैसे होता है सुनो बेटा। देखो जब तक अपन ने यहाँ पे सर्कल पे किसी को बिठाया नहीं था तो लोकेशन के नंबर फिक्स नहीं हुए थे बेटा, ध्यान रखना। सीट की पोजीशंस फिक्स नहीं हुई थी कि पहले नंबर की सीट कौन सी है, दूसरे नंबर की सीट कौन सी है, तीसरे नंबर की सीट कौन सी है। जब तक पहला आदमी बैठेगा नहीं जाके तब तक सीट के नंबर्स फिक्स नहीं होंगे बेटा। तो लेट से मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, जैसे ही ए बैठा बेटा तो देखो इसको अगर सीट नंबर 1 बोल दिया, इसको सीट नंबर 2 बोल दिया, इसको सीट नंबर 3 बोलेंगे बेटा, फिर सीट फिक्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो बी और सी है, देखो वो बी और सी इन दो लोकेशंस पे अरेंज होंगे ना बेटा। तो इसका मतलब दो लोगों को दो जगह अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के कहानी ये होती है सर्कुलर परम्यूटेशन में, ठीक है बेटा। तो सिमिलर लॉजिक से ये बताओ कि अगर मेरे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करना है तो सर्कुलर परम्यूटेशन कितने होंगे। तो सर्कुलर परम्यूटेशन अगर देखेंगे ना बेटा तो पहला ऑब्जेक्ट जब तक जाके बैठेगा नहीं तब तक सीट की लोकेशंस फिक्स नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सर्कल पे पहली लोकेशन पे किसी को बिठा दो, तो जैसे ही ये बैठा ना बेटा अगली देखो जो लोकेशंस होगी ना उनके नाम फिक्स हो जाएंगे, सेकंड नंबर वाली सीट, थर्ड नंबर वाली सीट, फोर्थ नंबर वाली सीट, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि बची हुई जो लोकेशंस है ना उन पे जो n-1 आएंगे वो वहां पे अरेंज कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एक को बिठाने के बाद में जो n-1 सीट्स बची अपने पास में उन पे अपन अरेंज कर रहे होंगे n-1 ऑब्जेक्ट्स को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने होंगे बेटा, n-1 फैक्टोरियल। तो कहानी ये है कि जब तक पहले आदमी को बिठाते नहीं है तब तक सीट की नंबरिंग नहीं होती बेटा। ये तो हो गया एक तरीका समझने का। अब देखो इसका दूसरा मेथड समझने का, अगर इसी चीज को अपन मेथड 2 से समझे, लेट से अपना वो एग्जांपल उठाते हैं 3 ऑब्जेक्ट वाला एबीसी वाला। देखो एबीसी वाला देखे ना अगर, तो सर्कल में देखो यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट्स बनाए थे एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी। अगर लीनियर अरेंजमेंट्स देखो ना बेटा, एबीसी ये वाला लीनियर अरेंजमेंट, बीसीए सॉरी एबीसी, बीसीए, देखो कौन कौन से लीनियर अरेंजमेंट, एबीसी, बीसीए, सीएबी, ये था ना बेटा। ये वाले तीनों सर्कल पे सेम बनाएंगे, ठीक है ना। सर्कल पे कैसे, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ठीक है बेटा। इसी लॉजिक से जो बचे हुए कौन कौन से थे अपने पास में, देखो जैसे ए के बाद बी आया वैसे ही आ सकता है कि बी के बाद ए के बाद सी। देखो ये है ना बेटा, बी के बाद ए के बाद सी, तो बी के बाद आया मेरे पास ए के बाद सी।
इसके बाद देखो बेटा ए के बाद सी, सी के बाद बी, इसके बाद में सी के बाद बी, बी के बाद ए। देख लो बेटा बी ए सी ए सी बी, बी ए सी ये था एक, तो ए सी बी था, और एक था सी बी ए। देख लो बेटा यही पैटर्न थे तीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनको सबको सर्कल पे अरेंज किया तो सर्कल पे देखो क्या खास बात होगी कि बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी। तो कुल मिला के ये हो गया बेटा कि टोटल तीन लीनियर अरेंजमेंट देखें अगर, तीन लीनियर अरेंजमेंट बेटा एक सर्कुलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तीन लीनियर अरेंजमेंट एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहा है बेटा, ठीक है ना, एक सर्कुलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो खुद सोचो बेटा यूनिटरी मेथड से अगर देखें टोटल कितने लीनियर अरेंजमेंट है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? तो यूनिटरी मेथड से अपन कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन जब एक में बट रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हर एक के पास 1/3 जाएगा, और टोटल लीनियर है 3 फैक्टोरियल, तो 1/3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 फैक्टोरियल बाई 3 क्या आ गया बेटा? ये 2 फैक्टोरियल। तो देख लो आंसर मैच कर रहा है फॉर्मूले से। तो इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हुए, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करें ना बेटा, तो इनके जो लीनियर अरेंजमेंट्स होंगे, लेट से लीनियर अरेंजमेंट्स में एग्जांपल मान रहा हूं O1 O2 O3 इस तरीके से On, इसी तरीके से अगला O2 O3 O4 इस तरीके से O1, ठीक है बेटा, इसी तरीके से O3 O4 O5 इस तरीके से आ गया O2, इसी तरीके से चलता आ रहा है। लास्ट में आया On, उसके बाद में O1 O2 इस तरीके से O2, ठीक है बेटा। अगर तुम गौर से देखोगे ना, इस वाले को अगर सर्कल पे अरेंज करूं तो देखो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इसको भी अगर सर्कल पे अरेंज करोगे ना ढंग से, देखो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इसको भी सर्कल पे अरेंज करोगे तो भी सेम बनेगा, इसको भी सर्कल पे अरेंज करोगे तो भी सेम बनेगा। क्योंकि हो क्या रहा है सर्कल पे कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ना बेटा वो कनेक्टेड है, तो इस वजह से लास्ट वाला भले ही अलग हो लेकिन वो स्टार्टिंग से जुड़ के सेम बन रहा है। देखो बेटा पैटर्न वही बना रहा है या नहीं बना रहा? O1 के बाद एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, लास्ट में अगर मैंने लिखा ना वो गलत लिख दिया, एक सेकंड बेटा यहाँ गलती हो गई लिखने में, ON O1 O2 इस तरीके से आया ना, तो लास्ट वाले में क्या आएगा बेटा? ये आएगा ON-1, तो इस तरीके से आएगा, वो लिखने में गलती हो गई थी बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो सर्कल पे अगर अरेंज कर रहे होंगे इन सबको, इन सब की खास बात देखो, पहले O1 आया होगा, फिर O2 आया होगा, फिर O3 आया होगा, फिर O4, इस तरीके से बेटा सारे ON होंगे। तो कुल मिला के ये हो गया कि n लीनियर अरेंजमेंट्स, अगर देखो n लीनियर अरेंजमेंट्स की बात करूं ना बेटा, तो n लीनियर अरेंजमेंट्स एक सर्कुलर परम्यूटेशन बना रहे हैं, ठीक है। ये मेथड दूसरा है समझने का, ये वन सर्कुलर परम्यूटेशन में जा रहे हैं। तो इसी लॉजिक से सोचो ना बेटा कि अगर मेरे पास n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट है, टोटल n फैक्टोरियल ही होंगे बेटा अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इन n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट्स के सर्कुलर परम्यूटेशन कितने होंगे? यूनिटरी मेथड से कह सकता हूं कि 1/n पोर्शन ऑफ n फैक्टोरियल, क्योंकि n लीनियर एक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड से 1/n इंटू n फैक्टोरियल, तो ये बेटा n-1 फैक्टोरियल होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा मैथमेटिकल, और ये हो गया बेटा लॉजिकल, ये चॉइस वाला फंडा, ठीक है ना। तो कहानी समझ गए होगे बेटा। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, तो उस समय बेटा सीधी बात है हाफ कर देंगे, एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, इन दैट केस अरेंजमेंट, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट देखे ना, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट अगर अपन ऑब्जर्व करें, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होते हैं बेटा? n-1 फैक्टोरियल, तो इन जनरल और आधा कर देंगे बेटा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मान रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बेटा? जैसे कोई नेकलेस वाला एग्जांपल आ गया, ठीक है ना, कोई माला वाला एग्जांपल आ गया, गार्लैंड, और इसी तरीके से बहुत सारे सर्कुलर परम्यूटेशन जिनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर परम्यूटेशन का। तो कहानी समझ गए, लीनियर अरेंजमेंट में n फैक्टोरियल होगा सिंपल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन सर्कुलर पे n-1 फैक्टोरियल हो जाए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या ध्यान रखना है वो बता दिया बेटा, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ऐसा कोई वर्ड पिक करते हैं बेटा जिसमें काफी सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कोई भी, जैसे सैटरडे हो गया बेटा, सैटरडे में, या फिर थर्सडे THURSDAY, या फिर मंडे, ये हो गया बेटा। ऐसे ही अपन कोई सा भी वर्ड उठा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जैसे एक वर्ड उठाया ट्यूसडे, ठीक है ना,
एक वर्ड उठाया ट्यूसडे। इस ट्यूसडे में अगर देखो ना तो वोवल्स क्या क्या है मेरे पास में, अगर इसमें वोवल्स देखो तो यू है, ए है और ई है बेटा, यू ए ई। टी नहीं है, ठीक है, एस नहीं है, डी नहीं है, वाई नहीं है। अब ऐसा बोला जाए नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है, number of ways to arrange them, number of ways to arrange them in a circle, to arrange them in a circle, arrange them in a circle such that such that such that vowels are not together, such that vowels are, पहला लिख लेंगे not together और दूसरा लिख लेंगे together, ठीक है बेटा, not together, सेकंड वाले में vowels are together। तो ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले तो देखो जो वोवल्स हैं उन पे कंडीशन है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करें तो ये सर्कल आ गया। देखो पहला जो पार्ट है नॉट टुगेदर, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि पहले जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उनके लिए देखो टी एस डी वाई, तो इन चार को सर्कल पे अरेंज करो। तो टी एस डी वाई इनको अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल होगा ना बेटा। तो जैसे ही अपन ने टी एस डी वाई को अरेंज कर दिया तो अब लोकेशंस फिक्स हो गई ना बेटा, नंबरिंग हो गई लोकेशंस की। अब ये बताओ इन चार के चार गैप क्रिएट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला। तो कुल मिला के जो अपने पास वोवल्स बचे हैं वो यू ए ई तीन है ना। तो इन चार में से 3 गैप सेलेक्ट करो, क्योंकि बोला है कि वोवल्स आर नॉट टुगेदर, वोवल्स साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना बेटा, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है ना भाई। ना यू ए ई साथ होना चाहिए, ना ए ई साथ होना चाहिए, ना यू ई ना यू ए ई, कैसे भी साथ नहीं होने चाहिए। तो मतलब गैप में फिट करो ना, तो क्या आएगा 4C3। मान लिया ये गैप सेलेक्ट हुआ, ये गैप सेलेक्ट हुआ और ये, तो अरेंज करो 3 फैक्टोरियल। बेटा अरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही एक बार सर्कल में बैठ गई है चीजें तो फिर नंबरिंग हो चुकी है उनकी। तो एक बार नंबरिंग हो गई तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो लीनियर अरेंजमेंट होगा बेटा, कि 4 लोकेशन है, पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, चौथी लोकेशन। तो उन 4 लोकेशन में से 3 उठाई, तो ये उठा लिया एक लोकेशन, ये उठा लिया एक लोकेशन और ये लोकेशन उठाई, तो इनकी नंबरिंग अलग अलग हो गई ना बेटा। तो अरेंज तो करेंगे इन पे 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में बोला है कि टुगेदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी एस डी वाई, एक तो ये हो गया और यू ए ई को एक यूनिट बना दो। तो एक यूनिट बना, तो देखो बेटा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, क्योंकि यू ए ई साथ रहना चाहिए। तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट अगर देखना बेटा अपन यहाँ पे, तो 4 और 1 5, 5 के कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रखना ये यूएई इंटरनली भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से बेटा ये क्रिएट होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कहानी समझ गया नहीं समझे बेटा, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में और क्या क्या वैरायटी बना सकते हैं। देखो बेटा ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में अपन ये कर सकते हैं, देखो वोवल्स आर नॉट टुगेदर में मैंने क्या किया बेटा, मैंने गैप में फिट किया, मतलब कोई भी दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना बेटा, कोई भी दो वोवल्स सच दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर। और दूसरा है वोवल्स आर टुगेदर, सारे वोवल्स साथ में, ठीक है ना, नॉट टुगेदर में नो टू वोवल्स, ध्यान रखना बेटा कोई भी दो साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। अब मान लिया कि मेरे पास में और क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल और है, ठीक है। तो कहानी तो आसान है बेटा, कुछ खास नहीं है इसमें। जैसे मान लिया कि 5 बॉयज, एक सेकंड बेटा, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, मान लिया कि 5 बॉयज 5 गर्ल्स आर अवेलेबल। अब इनको सर्कल पे अरेंज करना है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है बेटा। अब कंडीशन क्या है, नो गर्ल इज टुगेदर, नो गर्ल इज टुगेदर, नो गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब गर्ल्स एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, नो गर्ल इज एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सिंपल भाषा में लिख लेते हैं बेटा, गर्ल्स आर सेपरेटेड, गर्ल्स आर सेपरेटेड, गर्ल्स आर सेपरेटेड, ये ध्यान रखना बेटा, गर्ल्स एक साथ ना बैठे, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है बेटा। अब कंडीशन किस पे है, गर्ल्स पे। तो गर्ल्स के अलावा देखो कितने बॉयज है 5, तो उन 5 बॉयज को पहले अरेंज करो। तो देखो 5 बॉयज को सर्कल पे अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये बताओ इनके कितने गैप होंगे, इनके गैप होंगे बेटा 5, 5 गैप है बेटा, देख लो एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये आ जाएगा और एक गैप ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में से 5 गैप सिलेक्ट करोगे 5C5 और फिर वहां उनको सॉरी गर्ल्स को बिठा दोगे 5 फैक्टोरियल, बॉयज को नहीं गर्ल्स को।
तो ध्यान रखना ये 4 फैक्टोरियल तो हुआ सर्कुलर परम्यूटेशन की वजह से, लेकिन ये 5 फैक्टोरियल क्यों हुआ बेटा कि जैसे बॉयज बैठ गए लोकेशन पे तो सीट की नंबरिंग हो चुकी है, तो जैसी सीट की नंबरिंग हो चुकी है तो अब 5 लीनियर की तरह सोचे जाएंगे कि 5 पोजीशन है, 5 लोगों को बिठाना है, तो 5 फैक्टोरियल होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। चाहे तो अपन और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ठीक है ना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर परम्यूटेशन का यही है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, बेगर्स मेथड। तो बेगर्स मेथड को अपन समझते हैं एक बार। तो उसको अपन एक्चुअली बॉलिस्टिक मॉडल से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। कई बुक्स में बॉलिस्टिक मॉडल होता है एक तो, ठीक है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा बेगर्स बेगर्स मेथड, ठीक है ना। ये सारी चीजें रिलेटेड ही है बेटा, ठीक है ना, ये सारी चीजें रिलेटेड ही है। बेगर्स मेथड से पढ़ लो या बॉलिस्टिक मॉडल से पढ़ लो, ये रिलेटेड ही है सारी चीजें। अब इसमें होता क्या है बेटा, इनमें क्या होता है एक्चुअली अलाइक ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है अलाइक ऑब्जेक्ट का, अलाइक ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा। अलाइक ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें एक वीडियो में बताया था बेटा। अलाइक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नंबर मैटर करता है, चॉइस मैटर नहीं करता, ठीक है ना, चॉइस डज नॉट मैटर, चॉइस डज नॉट मैटर, ठीक है ना बेटा, चॉइस डज नॉट मैटर। इसमें क्या मैटर करेगा मेरे पास में, नंबर मैटर्स, ठीक है ना, कितने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, नंबर मैटर्स। अब देखो इसी को समझाने के लिए सुनो, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर किया बेटा मैंने, कि मैं लिखता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये 3 नंबर्स हैं और इनका सम है लेट्स से 10। अब इसके मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव होने चाहिए पहली बात, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, और दूसरी बात इंटीजर्स, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे बेटा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है ना बेटा, इसके इक्वेशन के बताने। अब देखो इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने का मतलब है मुझे x1 x2 x3 के पेयर्स बताने बेटा, x1 x2 x3 क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, ये काउंट करने मुझे। तो देखो इसको सोचने का तरीका क्या होगा वो बताता हूँ। इसको होलिस्टिक मॉडल से सोचो या बेगर्स मेथड से, एक ही बात है। देखो होलिस्टिक मॉडल क्या है वो समझाता हूँ। इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास में 3 लोग हैं, ठीक है ना, ये 3 पर्सन अवेलेबल है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। इन 3 लोगों में x1 x2 x3 इतनी बॉल्स बांट रहा हूं, ठीक है ना। टोटल बॉल्स कितनी होनी चाहिए मेरे पास में, 10 बॉल्स होनी चाहिए। तो अपने पास 10 बॉल्स है बेटा, तो इसको ऐसे सोचो कि आइडेंटिकल 10 बॉल्स रखिए मेरे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो बॉलिस्टिक मॉडल नाम क्यों पड़ा इसका, मैं क्या करूंगा बेटा, अगर 3 लोगों में इन बॉल्स को बांटना है ना, तो ढंग से देखो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इनके बीच में 2 स्टिक्स लगा सकता हूँ कहीं पे, लेट से एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। तो जैसे ही मैंने स्टिक्स लगाई बेटा, तो देख सकते हो ये 3 पार्टीशन हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से सोच सकते हो। तो देखो क्या पार्टीशन हुआ, 4 का, 3 का और 3 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले बंदे के पास जो आएगा ना वो 4 बॉल्स है, दूसरे के पास 3 और तीसरे के पास 3। तो देख लो बेटा ये वैलिड आंसर है, x1 की वैल्यू 4 हो जाए, x2 की वैल्यू 3 हो जाए और x3 की वैल्यू 3 हो जाए, x1 4 x2 3 x3 3। तो देख लो बेटा ये आंसर आया या नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर इन स्टिक्स को मूव कराऊं मैं, लेट से ये वाली स्टिक मूव करके, लेट से एक यूनिट से मूव कराए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस स्टिक को क्या कर रहा हूं बेटा, मूव करा रहा हूं। लेट से मूव करा के मैंने इसको यहाँ पे लिया है, इस स्टिक को यहाँ पे लिया है, जो स्टिक यहाँ पे अवेलेबल थी ना पहले, इस वाली स्टिक को मूव कराया, ठीक है। इस वाली स्टिक को भी थोड़ा मूव करा देता हूँ, लेट से यहाँ पे लिया इस वाली। तो देख सकते हो बेटा अब ये जो पार्टीशंस हुए हैं, तो यहाँ पे कितना अवेलेबल है, एक, यहाँ पे देखो बेटा कितना अवेलेबल है, 3 3 6 1 7, और यहाँ पे कितना अवेलेबल है, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास 1 आया हुआ, इसके पास 7 आए होंगे बेटा, और इसके पास 2। तो देख लो बेटा ये भी तो इस इक्वेशन का आंसर हुआ कि x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 7, x3 की वैल्यू 2 आ गई। तो कुल मिला के कहानी है कि जैसे जैसे ये स्टिक्स मूव करेंगी ना बॉल्स के साथ में, वैसे वैसे अलग अलग मेरे को सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो कहानी ये हो गई कि अपने पास में टोटल देखे ना 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से, बॉल्स वाले, बॉल्स अपने पास में 10, ठीक है ना बेटा, 10 बॉल्स हो गई आइडेंटिकल, और उसके साथ में 3 लोगों में बांटने के लिए मैंने अपनी तरफ से 2 स्टिक्स लगाई कहीं पे भी। तो कुल मिला के जितने तरीकों से इनके अरेंजमेंट्स क्रिएट होंगे ना, उतने ही तो मेरे को अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे बेटा। तो ये बताओ कितने तरीकों से ये अरेंजमेंट्स क्रिएट होंगी,
तो इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास में टोटल 12 ऑब्जेक्ट हो गए, 10 तो बॉल्स 2 स्टिक्स, टोटल क्या हो गए 12, तो 12 का फैक्टोरियल। लेकिन ये बॉल्स जो है आइडेंटिकल है बेटा, और ये जो स्टिक्स हैं ये भी आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या गया 12C2। तो इस तरीके से आंसर क्रिएट होगा बेटा। कहानी समझ गए, 12C2 आंसर कैसा आया, इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है ना। तो 12C2 की वैल्यू अपन को पता है 12 इंटू 11 बाई 1 इंटू 2 66 आ जाएगा। तो इसके 66 सॉल्यूशंस आएंगे बेटा। कितने सॉल्यूशंस आएंगे 66। तो देख लो कितने आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए बेटा कहानी, तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अपन अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा, बेगर्स मेथड वाला, वो उस पर भी आऊंगा बेटा अभी, ठीक है ना। अब इसको जनरलाइज कर रहा हूं पहले तो, कि मान लो कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लेट्स से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस तरीके से लेट्स से मेरे पास में xr, ठीक है, टोटल r वेरिएबल्स है, और इन सब का सम n आया बेटा। अब इसमें बोल दे कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 1 2 3 4। बेटा 0 वाला कॉन्सेप्ट क्या है समझाता हूँ, 0 क्यों आ सकता है। देखो अगर इसी का मैं एक अरेंजमेंट अपनी तरफ से कंसिडर करूँ ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया एक स्टिक इधर आ गई मूव करके, एक स्टिक इधर आ गई, तो देखो बेटा इधर कुछ नहीं बचा इसके पास में, तो 0 आ गया है, इसके पास क्या आ गया 10 आ गया बेटा यहाँ पे, और इधर कुछ नहीं बचा इसके पास 0 आ गया। तो कुल मिला के पार्टीशन तो बना बेटा ये 3 हिस्सों में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 0 भी अलाउड है, ठीक है ना। इसलिए बोला नॉन नेगेटिव, इसके पास 0 आ जाए, इसके पास 10 आ जाए, इसके पास 0 आ जाए, तो ये भी तो आंसर वैलिड है, क्योंकि नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव में 0 भी तो आ सकता है बेटा, ये आ गया। तो ऐसे समझा रहा हूँ, स्टिक्स मूव करके सारे आंसर्स पॉसिबल होंगे बेटा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, एक सेकंड बेटा इंटीग्रेशन लिख दिया है, तो एक सेकंड, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एक सेकंड, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है ना बेटा। कि ऐसे पेयर्स x1 x2 इस तरीके से xr, ऐसे कितने पेयर्स होंगे। तो कहानी वही होगी बेटा, इसको मैं ऐसे सोचूंगा कि मेरे पास में टोटल r पर्सन्स हैं, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, इस तरीके से पर्सन नंबर r, ठीक है बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से मेरे पास टोटल r पर्सन्स है। इनमें कितनी बॉल्स बांटनी है मेरे को, n बॉल्स बांटनी है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बेटा, ठीक है ना। टोटल मेरे को n बॉल्स बांटनी है। तो एक बात बताओ, r लोगों में मेरे को n बॉल्स बांटनी है, तो r लोगों के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, r पार्टीशंस क्रिएट करूंगा। जैसे 4 लोगों के लिए 4 ग्रुप बनाने होते तो 3 स्टिक रखता, और इसी तरीके से मान लो मेरे को 5 लोगों में बांटना होता तो 4 स्टिक लगाता। जैसे 3 लोगों में बांटने के लिए मैंने 2 स्टिक लगाई, तो उसी तरीके से सोचो r लोगों के लिए मैं कितने स्टिक्स लगाऊंगा, r-1 स्टिक्स। तो क्या आ जाएगा बेटा 1 2 3, इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास में टोटल r-1 स्टिक्स। तो यहाँ हो गया r-1 तो हो गई मेरे पास आइडेंटिकल स्टिक्स, ठीक है बेटा, ये हो गया आइडेंटिकल स्टिक्स, और उसके बाद में n आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है बेटा, आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है बेटा, आइडेंटिकल बॉल्स की तरीके से अपन सोचेंगे, क्योंकि अपन इस n को 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने 1 1 1 1 ऐसे लिखा है इसे। जैसे 10 है, 10 को मैं 1 1 1 1 1 ऐसे ऐड करके लिख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने बॉल्स आइडेंटिकल मानी है। अब ये बताओ इनको अरेंज करना है बेटा, तो क्या आएगा अरेंजमेंट, n + r-1 का फैक्टोरियल, लेकिन इनमें n ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और r-1 तो एक ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा, बॉल्स का इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा आपस में, और स्टिक्स का इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का रिलेटिव अरेंजमेंट होगा। जैसे जैसे बॉल्स के अकॉर्डिंग स्टिक्स एक लोकेशन से दूसरी जगह जाएगी तो पार्टीशन अलग अलग आएंगे, तो ये क्या बनेगा n + r-1 cr-1। तो ये फॉर्मूला बेटा इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये कहानी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली मल्टीनोमियल थ्योरम से भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन बॉल स्टिक मॉडल से ही समझेंगे। लेकिन अब देखो कहानी क्या है, अगर इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर दूं, लेट्स से ये वाला एग्जांपल ही बेटा चेंज कर दिया, ठीक है ना। इस एग्जांपल को ऐसे लिखा x1 + x2 + x3 is 10 and x1 is greater than equals to 1, x2 is greater than equals to 1, x3 is greater than equals to 1। तो इस बार कहानी क्या होगी बेटा, इस बार पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए अपन को, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पिछले में क्या था बेटा, नॉन नेगेटिव था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो कैसे सोचेंगे बेटा, तो देखो इसकी कहानी ये होगी कि अपन इसी तरीके से सोच सकते हैं जैसे अभी सॉल्व किया था। कैसे सोचेंगे बेटा, देखो इन चीजों को हम ऐसे लिख लेते हैं कि x1 - 1 is greater than equals to 0, x2 - 1 is greater than equals to 0,
x3 माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक नया वेरिएबल दे दो नाम, कैपिटल X1 बोल दो, इसे कैपिटल X2 बोल दो, इसे कैपिटल X3। तो इन पे कंडीशन वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दो बेटा, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो। तो क्या करो, इस क्वेश्चन को भी कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 में बदल दो। तो क्या आएगा देखो, x1 माइनस वन, x2 में भी माइनस वन, x3 में भी माइनस वन। तो इधर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट हो गए। इस चीज को अपन कैपिटल X1, इसको कैपिटल X2, इसको कैपिटल X3। तो कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2 प्लस कैपिटल X3, ये आ गया बेटा मेरे पास 7। तो कुल मिला के क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया ना, कि मेरे को 3 लोगों में 7 बॉल्स बांटनी है, और इस बार कंडीशन है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि कम से कम 0 बॉल्स अलाउड है। तो वो जो क्वेश्चन था पहले अपने पास, उसको इस तरीके से नए वेरिएबल की तरह सोच के अपन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो और फिर क्वेश्चन आसान बन गया। अब इसका आंसर निकालने का तरीका भी बताया था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कि n टोटल बॉल्स कितने लोगों में बांटना है, 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो ये क्या आएगा बेटा, 9c2। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं 9c2। तो कहानी समझ गए कि नए वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड देखो बेटा, बेगर्स मेथड होता है, एक होता है अपने पास में बेगर्स मेथड। ठीक है बेटा, ये नाम है, बस नाम से कंफ्यूज नहीं होना यार, नाम तो कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पास में 3 पर्सन्स हैं, x1 x2 x3। मैं क्या करता हूँ बेटा, इस 10 कॉइन्स समझता हूँ बेटा। कितने कॉइन्स हैं, 10। बेटा मेरे पास में 10 कॉइन्स अवेलेबल है, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, ठीक है। बेगर्स की बात हुई है इसलिए कॉइन्स को रिलेट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को बोला गया है कि कम से कम एक कॉइन तो आना चाहिए। तो पहले इसको एक कॉइन उठा के दे दिया, इसको कोई एक कॉइन उठा के दे दिया, इसको एक कॉइन उठा के दे दिया। तो खुद सोचो बेटा, 10 में से 3 कॉइन गए तो कितने बचे, 7 कॉइन्स रिमेनिंग, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ये 7 जो बचे हैं, ये कैसे भी बांटो, कोई दिक्कत थोड़े ना है यार, क्योंकि सबके पास तो एक एक आ चुका है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई ना बेटा, ठीक है। तो अब जो 7 है, उन बचे हुए 7 को बांटो। तो 3 लोगों में 7 को बांटना है, ठीक है ना। मेरे पास में 3 लोग हैं, उन 3 लोगों में बचे हुए 7 कॉइन्स बांटने हैं, इसमें इसमें इसमें। तो क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्योंकि अब उस पर कोई कंडीशन नहीं है बेटा कि सारे के सारे 7 इसके पास आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे 7 इसके पास आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक तो मिल चुका है। तो अब इनको बांटना है बचे हुए कॉइन्स को इन 3 लोगों में। तो कोई कंडीशन नहीं है, तो मिनिमम 0 भी आ सकता है इन 7 में से, ठीक है ना। इन 7 में से इसके पास आ गए सारे, तो बचे हुए के पास 0 आएगा या नहीं आएगा, इसके पास भी 0 आएगा। तो इस वजह से ये फॉर्मूला लग सकता है। तो देखो क्या आएगा, n की वैल्यू हो गई मेरे पास 7, अब r की वैल्यू 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो क्या आया आंसर, 9c2। तो देख लो बेटा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चाहे मैं वेरिएबल का नाम चेंज करके सॉल्व करूं या ये बैगर वाला तरीका अपनाऊं कि एक एक कॉइन बांट के बचे हुए कॉइन्स को मैं कैसे भी बांटूं, ठीक है, ये तरीका लगाऊं, दोनों सेम ही होंगे। देख लो आंसर सेम है। तो कहानी समझ गए। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कहानी समझ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास में एक एग्जांपल है, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास में 3 रिंग्स आर अवेलेबल, 3 रिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है, आर अवेलेबल टू बी worn इन 4 फिंगर्स, ठीक है बेटा। टोटल 4 फिंगर्स अवेलेबल है, उनके लिए अपने पास 3 रिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये बोला है, इन हाउ मेनी वेज दीज रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स सच दैट पहला है बेटा, क्वेश्चन बोल दिया मैंने, लिखा नहीं है बेटा, ठीक है ना। सच दैट रिंग्स आर आइडेंटिकल, कि जो रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल है, फिंगर्स तो डिस्टिंक्ट है बेटा। और दूसरा केस है रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है बेटा। या पहला डिस्टिंक्ट मान लो, क्योंकि डिस्टिंक्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो डिस्टिंक्ट वाला केस पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट, और दूसरा केस मान लिया आइडेंटिकल वाला, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अगर डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, और एक कंडीशन और है बेटा कि कितनी भी रिंग जा सकती है, ठीक है ना। इफ एनी नंबर ऑफ रिंग्स कैन बी worn इन एनी फिंगर, ठीक है बेटा। कोई सी भी फिंगर में कितनी भी कॉइन्स पहन सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो इसका पहला पार्ट क्या है, रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। तो 3 रिंग्स है बेटा, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3। तो टोटल 4 फिंगर्स अवेलेबल है बेटा। अब देखो पहली रिंग को देखो, इसके पास कितनी चॉइस है, 4। दूसरी रिंग के पास भी 4, तीसरी रिंग के पास भी 4,
ठीक है बेटा। तो इसका मतलब टोटल 64 वेज है जिन तरीकों से मैं इन रिंग्स को फिंगर में पहन सकता हूँ। मान लिया सारी रिंग्स फिंगर नंबर 1 में आ जाए, एक तरीका ये हो गया। हो सकता है कि एक एक करके आ जाए बेटा सब में, जैसे सॉरी सब में नहीं, पहली 3 में। तो ये वेरियस अरेंजमेंट्स सारे 64 में कवर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो ये रिंग और ये रिंग तीनों एक जैसे हैं दिखने में। तो एक बात बताओ, ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया ना कि मेरे को 4 लोगों में 3 कॉइन बांटने हैं, ठीक है बेटा। अब इस बार ध्यान रखना कि कितनी भी रिंग्स पहन सकते हैं किसी भी फिंगर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली फिंगर में जो रिंग्स गई उसका नंबर x1, दूसरे फिंगर में जो रिंग्स गई उसका नंबर x2, तीसरे में x3 और चौथी फिंगर में जो रिंग गई वो x4 से डिनोट हुआ। ये टोटल 3 है बेटा, क्योंकि रिंग्स ही टोटल 3 है। तो इन 3 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं? ये बोला है कि कितनी भी फिंगर्स सॉरी कितनी भी रिंग्स पहन सकते हो कोई सी भी फिंगर में। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि नंबर ऑफ रिंग्स इन एनी फिंगर कैन बी मिनिमम टू 0 0 हो सकती है बेटा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, जब मिनिमम 0 हो तो, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? 3 प्लस 3 सॉरी 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, क्योंकि 4 लोगों में बांट रहे हैं ना। तो ये क्या आएगा? 6c3। तो 6c3 होता है 6 5 4 1 2 3। इसका मतलब ये आंसर क्या आएगा बेटा? 20 आ जाएगा अपने पास में। इसका आंसर आ गया 20। तो कहानी समझ गए बेटा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। जहां पे आइडेंटिकल चीजों को बांटेंगे ना वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा। अब मानो कि अगला एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल और करा देता हूं बेटा इसका। मान लिया कि इसका एक एग्जांपल और है कि लेट्स से मेरे पास में 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। 10 एप्पल्स, 5 मैंगोज, ठीक है बेटा। और लेट्स से मेरे पास में 4 ऑरेंजेस। उसके बाद में चलो इतना ही मानते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 पर्संस, डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 पर्संस, ठीक है बेटा, अमंग 4 पर्संस। अब ये बताओ कि अगर सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स आइडेंटिकल हो, ठीक है बेटा। इफ सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स आर आइडेंटिकल, सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स आर आइडेंटिकल मतलब ऑरेंजेस सारे एक जैसे हैं, मैंगोज सारे एक जैसे हैं और एप्पल सारे एक जैसे हैं, देन इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। ईच पर्सन रिसीव्स एनी नंबर ऑफ फ्रूट, ईच पर्सन रिसीव्स एनी नंबर ऑफ फ्रूट, ठीक है, एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है बेटा। आइडेंटिकल है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे नंबर मैटर करेगा, चॉइस मैटर नहीं करेगी। अब कितनी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि मेरे पास में 10 एप्पल्स है बेटा, तो एप्पल्स 10, तो 10 ए लिखे हैं मेरे पास में, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास में 10 ए अवेलेबल यहाँ पे। 5 मैंगोज, ठीक है ना, 5 मैंगोज हो गए बेटा। यहाँ पे 10 एप्पल्स, 5 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस, ये हो गया बेटा। अब देखो इनको बांटना है 4 लोगों में। मान लिया पहले पहले जो पर्सन अवेलेबल है उसके पास x1 गया, दूसरे के पास x2, तीसरे के पास x3, चौथे के पास x4, ठीक है। ये जो टोटल मिलना चाहिए यही जाएगा बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एप्पल्स को बांट दूं, फिर मैंगो को बांट दूं, फिर ऑरेंज को, एक ही बात है बेटा। इस प्रोसेस को तोड़ देता हूँ। तो पहले देखो, पहले वाले के पास लेट्स से x1 गए, दूसरे के पास x2 गए, तीसरे के पास x3, चौथे के पास x4। तो ये बताओ ये चारों के पास में इन 10 एप्पल्स को बांटना है, तो 4 लोगों में 10 एप्पल्स बांटने हैं और किसी के पास कितने भी एप्पल जा सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। ये तो बट गए एप्पल्स। इनमें सारे तरीके आ जाएंगे बेटा कि पहले के पास कितना आया, दूसरे के पास कितने एप्पल्स आए, तीसरे के पास कितने आए, चौथे के पास कितने आए। तो ये सारे पॉसिबल वेज आएंगे यहाँ पे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे एप्पल्स के लिए। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में भी इसी तरीके से, जैसे एप्पल्स बांटे ना बेटा, इसी तरीके से मैंगो को बांटो, इसी तरीके से ऑरेंजेस को बांटो। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? n प्लस सॉरी n तो 4 है ना, यहाँ पे 4 मैंगोज बांटने, कितने लोगों में? 4 माइनस वन सी आर माइनस वन, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम 0 भी जा सकता है, बोला इसने कितने भी फ्रूट्स जाए। इसी तरीके से जो बचे हुए 4 और 4 नहीं है बेटा, वो 5 है, 5 मैंगोज है वहां पे, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 ऑरेंजेस को बांटो 4 लोगों में, तो इस तरीके से ये आ जाएगा बेटा। तो ये जो 3 ब्रैकेट्स है ना, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा बेटा। ये क्यों आएगा? क्योंकि जब दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा ना, तो दूसरे ब्रैकेट में मैंगोज जाएंगे बेटा चारों के पास, तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे। अगर तीसरे ब्रैकेट को देखूं तो वो बताएगा कि पहले के पास कितने ऑरेंज, दूसरे के पास कितने ऑरेंज, तीसरे के पास कितने ऑरेंज गए, चौथे के पास कितने ऑरेंज, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन।
तो देखो जब ये 1/1 मल्टीप्लाई होगा ये इससे और ये इससे, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये सारे केसेस जनरेट करेगा या नहीं करेगा, खुद सोचो, क्या ये सारे केसेस जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लीकेशन से अपन को सारे आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो देख सकते हो बेटा इस तरीके से अपन सारी कहानी को बांट सकते हैं। अब देखो किसी के दिमाग में बॉलिस्टिक मॉडल आ सकता है। बॉलिस्टिक मॉडल क्या कहता है बेटा कि अपने पास जितने फ्रूट्स हैं सबको लाइन में लगा दो, 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है तो क्या करोगे तुम 3 स्टिक्स लगाओगे और फिर उनको अरेंज कर दो। तो बेटा उसमें गड़बड़ हो जाएगी। उसमें गड़बड़ क्या होगी, देखो मान लिया अगर बॉलिस्टिक वाले मेथड से गए, बॉलिस्टिक वाले मेथड में देखो 10 एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में मैंगो, ठीक है बेटा ये आ गया, और उसके बाद में लेट से मेरे पास में गया ऑरेंज, ये आ गया मेरे पास में ऑरेंज। ऑरेंज है कितने 4, 1 2 3 4। अब अगर ये बोला जाए कि बताओ कि इनको बांटना है 4 लोगों में तो कितने स्टिक्स लगाने का ट्राई करोगे, तुम करोगे बेटा 3 स्टिक्स लगाने का ट्राई, ठीक है। तो लेट से मैंने 3 स्टिक्स लगाई, लेट से यहाँ पे लगा दी स्टिक्स और एक स्टिक यहाँ लगा दी, एक स्टिक यहाँ लगा दी। तो बेटा जब अरेंजमेंट करोगे ना तो होगा ये कि अगर तुम किसी एक अरेंजमेंट को उठाओ, बेटा इसी को उठा लो, देखो ये आपस में भले ही अंदर अरेंज हो जाए, ये भले ही आपस में अंदर अरेंज हो जाए, देखो बेटा इसका एक अरेंजमेंट लिखो तुम्हारे सामने, देखो बॉलिस्टिक मॉडल में क्या गलती है समझा रहा हूं सुनो। अगर एप्पल 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 इस तरीके 4 और ये 3 7, फिर जो 3 इसके पास गए उसको थोड़ा सा एक को मूव इधर करा दिया और एक को मूव इधर करा दिया एम को, ठीक है, और बचे हुए वैसे रहने दिए एम 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 और ये ओ और ये 3 बार ओ, और वो जो स्टिक्स है वो वहीं लगे रहने दी। तो बेटा देखो ये भी एक अरेंजमेंट है इसका, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया अरेंजमेंट। देखो ये अरेंजमेंट हो गया, ऐसे आ गया, अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन पहले आदमी के पास जो फ्रूट्स गए ये थे, दूसरे के पास गए ये थे, तीसरे के पास ये, चौथे के पास ये, दूसरे में भी सेम है, यही फ्रूट्स दूसरी बार में गए हैं। देखो भले ही वो मूव हो गया, देखो मूवमेंट से अरेंजमेंट अलग हो गया लेकिन फ्रूट्स मूव ही रहे, तो अरेंजमेंट का आंसर फ्रूट तक नहीं आ पाया ना बेटा, कि इनको मूव करा के अलग अलग तरीके जनरेट करने थे, वो नहीं हो पाया, समझ गए बेटा। तो फ्रूट्स अलग अलग भी हैं तो ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से अपन तोड़ के सोचेंगे कि पहले अपन एप्पल्स को बांट देंगे, फिर मैंगो को, फिर ऑरेंज को। अपन इस तरीके से बॉलिस्टिक मॉडल से नहीं जाएंगे बेटा, ये आंसर गलत पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा, क्योंकि ये वाला जो तरीका है और ये वाला तरीका है भले ही दिखने में अलग अलग हो लेकिन ये फ्रूट्स तो सेम पहुंचा रहा है ना। देख लो पहले ग्रुप पहला पार्टीशन देखो वो कितने एप्पल्स कंटेन कर रहा है 7, दूसरा पार्टीशन देखो उसमें 3 एप्पल 2 मैंगो है, चौथा पार्टीशन देखो उसमें 3 मैंगो 1 ऑरेंज, और लास्ट वाला पार्टीशन देखो उसमें 3 ऑरेंज है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। कहानी समझ गया नहीं समझे बेटा, इस तरीके से आएगा अपने पास में, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से ये बॉल्स्टिक मॉडल और बेगर्स मेथड आया उसी तरीके से बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम होता है। लेकिन बात यह है कि मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए पहले थोड़ा बहुत अपन को सीरीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे अपन सीरीज लिखते हैं मैक्लॉरियन सीरीज की मदद से थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो एक काम करूंगा बेटा, इस वाले जो ये क्या कहते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले मैं सीरीज के बारे में बता दूंगा थोड़ा, नेगेटिव एक्सपेंशन वाली सीरीज, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट के जो एक्सपेंशन होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मल्टीनोमियल बताऊंगा। तो इसको फिर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ही बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो देख सकते हो इस वाले में सर्कुलर परम्यूटेशन को कवर किया है, और उसके बाद में एक सिंपल सा बेगर्स मेथड और बॉल्स्टिक मॉडल, और बेगर मेथड बॉल्स्टिक मॉडल कब लगता है, वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, वो एक एग्जांपल भी करा दिया है, और सिंपल एक एग्जांपल ये भी करा दिया कि कैसे अप्लाई करना होता है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने कवर कर लिया बेटा, थैंक यू।